अच्छा, अब रिडक्शन ऑफ ऑर्डर पे आते हैं। ये हमारे फाइनल्स के सिलेबस का आखिरी टॉपिक है। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, और एक और टॉपिक था हमारा रिड्यूसिबल टू फर्स्ट ऑर्डर। इन दोनों को मिक्स नहीं करना। रिड्यूसिबल टू फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर में लेके जा रहे हैं। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हम लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं व्हेन वन सोल्यूशन इज़ गिवन। तो वन सोल्यूशन इज़ गिवन का क्या मतलब है? लाइक हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। अच्छा, तो फॉर होमोजीनियस, ठीक है, और इसमें एक सोल्यूशन गिवन होता है, ठीक है, वन सोल्यूशन इज़ गिवन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि भाई दिख रही है कि इक्वेशन वन होमोजीनियस है, मतलब इक्वल्स के राइट पे 0 है और एक सोल्यूशन गिवन है, तो आपने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से उसे सॉल्व करना है। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का ये फार्मूला है, ठीक है। आप इसे वेरिएबल कोफिशिएंट पे भी अप्लाई कर सकते हो और दूसरे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पे भी, ठीक है। लेकिन कब इस्तेमाल होगा? तब वो होमोजीनियस हो और एक सोल्यूशन गिवन हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन जो होती हैं उसका हमें पता है इस तरीके से कुछ वो बनती है, आंसर बनता है, ठीक है। ये तब बन रहा होता है जब रूट्स हमारे क्या होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट, अलग अलग, ठीक है। अच्छा, इसमें C1 तो कांस्टेंट है, ये है हमारे पास y1, ये है हमारे पास y2। तो अब हम जब ये बनाएंगे ना, इसके ज़रिए सोल्यूशन निकालें, तो ज़रूरी नहीं ई की फॉर्म में आ रहा हो, कुछ भी फंक्शन आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास y1 ये है, y2 ये है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, दूसरा फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो एक दिया होगा वो इधर आ जाएगा इनकी जगह, और दूसरा इससे फाइंड होगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइनल इक्वेशन में y1 की जगह y1 लिख देंगे, y2 की जगह y2, और ये हमारी जनरल आंसर हो जाएगा। तो अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x² y डबल प्राइम माइनस x प्लस 2y प्राइम प्लस x प्लस 2y इक्वल 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन गिवन है वो था y इक्वल्स x। हमें इसका जनरल सोल्यूशन मालूम करना है। हमें इक्वेशन देख के पता चल रहा है, एक तो ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ है, ये देखिए ये पूरा वेरिएबल कोफिशिएंट, ये भी, ठीक है। y डिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी डेरिवेटिव, और राइट साइड पे 0, तो ये होमोजीनियस है। और हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर अप्लाई करेंगे। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हमारे पास ये फार्मूला होता है। इसमें क्या है, y2, मतलब हम दूसरा सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, किससे, फर्स्ट सोल्यूशन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस p ऑफ x dx अपॉन y1 होल स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा, ये भी इंटीग्रेट ही होगा, सही, ये पावर में जो है वो भी इंटीग्रेट हो रहा है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमारे पास तो इक्वेशन होती सिंपल जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं होते, कांस्टेंट होते, तो हम ये स्टेप ना करते, ठीक है, जो अभी मैं करने वाला हूँ। लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन है ना, तो इसको हमें पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट में लाना पड़ेगा और फिर हम सॉल्व कर देंगे। अभी हमने कॉशी ऑयलर देखा था, उसमें हमें वेरिएबल कोफिशिएंट ख़त्म करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती थी, उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, यहाँ सिंपली हो जाएगा। यहाँ हमने बस इस वाले x² को ना पूरा ख़त्म करना है, यहाँ भले रह जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी जो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसकी एक जनरल टर्म होती है ऐसे, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी आ जाए, ठीक है। एक p ऑफ x का फंक्शन होता है y प्राइम, प्लस एक q ऑफ x का फंक्शन होता है जो y से मल्टीप्लाई होता है इक्वल 0, ये एक जनरल फॉर्म होती है। इसका मतलब है y प्राइम के साथ कोई भी एक फंक्शन आ सकता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो इसको हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को डिवाइड करा दूँगा x² से, इससे क्या होगा, x² y डबल प्राइम x² माइनस x इंटू x प्लस 2 ओवर x² y प्राइम प्लस x प्लस 2 x² y इक्वल 0, ठीक है। तो ये देखो ख़त्म हो गया, यहाँ से एक टर्म ख़त्म हुई, यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, हमने ऐसे ही रहने दिया। तो हमारी अब इक्वेशन कैसे बन गई, ऐसे x प्लस 2, ठीक है, अपॉन x y प्राइम प्लस x प्लस 2 x² y इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, मैंने एक गलत बात कर दी कि हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो उसको हम उसमें लेके जा रहे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट में। कांस्टेंट कोफिशिएंट में नहीं, हम असल में इस फॉर्म में लेके आते हैं। इस फॉर्म में लाने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे कुछ ना हो, बाकी यहाँ जो भी आ रहा है ठीक है, फंक्शन अप्लाई हो सकता है। तो अब देखो,
पी ऑफ एक्स था ना, तो ये चीज़ हमारी बन जाएगी ये पूरी माइनस के साइन के साथ पी ऑफ एक्स, ठीक है, जो हम इधर इस्तेमाल करेंगे। y1 की जगह हम ये सोल्यूशन जो दिया हुआ है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और फिर इसमें पुट करके आंसर ले आएंगे। तो हम अब अपना ये भी हो गई। अब हमें पता है पी ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स, और y1 हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया था x है। बस ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, अभी हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, y2 इक्वल्स y1 क्या है, x है, इंटीग्रेशन का साइन e पावर माइनस के बाद इंटीग्रेशन है, फिर p ऑफ x लिखना है। अब यहाँ आएगा माइनस एक्स प्लस 2 ओवर x, ठीक है, ये x की रिस्पेक्ट से डेरिवेट होगा, नीचे y1 का होल स्क्वायर और dx। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच गई है। अच्छा, हमें सिर्फ इस चीज़ को अलग से अगर इंटीग्रेट करके दिखाऊँ तो ये इसका आंसर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 है ना, तो x इस x के नीचे भी है, इस 2 के नीचे भी है, तो मैं इसको अलग से लिख दूँ x, और यहाँ भी x, तो dx, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगी 1 प्लस 2/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 ln x, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम इसकी जगह लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, y2 इक्वल्स x, ई पावर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 ln x जो हमने निकाला है, ठीक है, अपॉन x का होल स्क्वायर, क्योंकि वो y1 था, और dx। अच्छा, अब इस चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करके लिख दें, अब e की पावर पे कुछ रेज हो रहा हो और अगर वो दोनों टर्म्स प्लस हो रही हों तो हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, x e की पावर x डॉट e की पावर 2 ln x, ठीक है, और अपॉन x स्क्वायर dx। अच्छा, अब हमें पता है ये 2 अगर इधर भी आ सकता है, मतलब यहाँ से हट जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, तो e और ln जो होंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, e पावर x x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा, सिर्फ e पावर x को अब इंटीग्रेट करना है, तो इसकी तो इंटीग्रेशन सबको पता है, सिंपल e पावर x ही होती है, और प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y2 आ जाएगा। अब इसमें c लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अब हमें पता है हमने जो यहाँ एक जनरल फॉर्म देखी थी उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। हमें y1 हमें पता था x था, उसके कोरिस्पॉन्डिंग y2 ये आया है, तो हम बोलेंगे y इक्वल्स c1x प्लस c2x e की पावर x, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है, और ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा।